हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यहाँ पे स्थल रूप कहने का आशय क्या है। तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी के स्थल भाग पर कहीं पे कुछ भाग उठा हुआ दिखाई देता है, अत्यधिक उठा हुआ दिखाई देता है, तो कहीं पे कुछ धंसा हुआ दिखाई देता है, तो कहीं पे आपको समतल एरिया दिखाई देता होगा। तो ऐसा होता क्यों है, आखिर ये बनते कैसे हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी जो है मोशन कर रही है। मोशन का अर्थ कहने का आशय है गति कर रही है। फ़र्क बस इतना है कि जो हम में से किसी को भी इसका आभास नहीं होता कि हमारी पृथ्वी जो क्या है, गतिमान है या फिर गति कर रही है। और इसी गति के कारण जो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण जो है कहीं कहीं पर पृथ्वी की कुछ सतह पर ऊपर उठ जाती हैं, तो कहीं पर नीचे धंस जाती हैं। तो ऐसा कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। वैसे तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी के 3 मंडल होते हैं, 3 परत होते हैं, सॉरी 3 परत होते हैं। एक होता है हमारा सियाल जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है सीमा होता है, सीमा पहला होता है सियाल एल, और तीसरा होता है निफे। ठीक है, निफे इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, वो परपटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, अब इसको हम कुछ दूसरे प्रकार से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारी ये पृथ्वी जो थी, इसका कोई एक भाग हम काट के निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इतना भाग हम काट के निकाल लेते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे है। ये देखिए, मान लेते हैं ये कटा हुआ भाग हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे वाले क्षेत्र में दिख जाएगा कोर दिख जाएगा। इसके बाद आपको दिख जाएगा मेंटल। उसके बाद आपको दिख जाएगा यह हमारा भूपर्पटी है। इसका कुछ भाग जो होता है स्थल रूप होता है, जिस पे हमारे महाद्वीप दिखाई देखने को मिलता है। उसके बाद आपको महासागर देखने को मिलता है, इसी स्थल मंडल पे ही होता है। ठीक है, यह जो स्थल मंडल होता है, इसकी जो मोटाई होती है कुल 8 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। कितना, 8 से लेकर 80 किलोमीटर तक। और जो हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये टुकड़ा है, इसकी जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की, यह लगभग कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। कितनी, 6400 किलोमीटर। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास कितना है, यानी कि इसका दोगुना हो जाएगा, तो आपको इसका व्यास पता चल जाएगा। ठीक है, यह जो हमारा स्थल मंडल होता है कुछ इस प्रकार, जो हमारा स्थल मंडलीय वाला भाग होता है, यह क्या होता है, यह ठोस चट्टानों से निर्मित होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्थल मंडल बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। यह स्थल मंडल जो होता है टुकड़ों में विभाजित होता है, यानी कि खंडित होता है। कौन, स्थल मंडल। इन खंडों को हम क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं। खंडों को प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट होती हैं, ये चलायमान होती है, यानी कि अपनी यह जो होती हैं गति करती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं। यह क्यों करती हैं, क्योंकि अंतर्जनित बल के कारण जो होती हैं यह गतिमान होती हैं। इन्हीं गतिमान होने के कारण हमें जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे विभिन्न प्रकार के ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण या फिर वहाँ पे घाटियों का निर्माण देखने को मिल जाता है। इसका निर्माण होता कैसे है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार यह प्लेटें विद्यमान है इस पूरी पृथ्वी पे। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक खंड है, एक यहाँ पे एक खंड दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार कुछ खंड, ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरा भारत लेकर यहाँ पे एक खंड है। उसके बाद कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यह इस प्रकार निर्मित है। लेकिन ये जो स्थल मंडल होते हैं लगभग 20 टेक्टोनिक प्लेटों में खंडित हैं। यह जो आपको दिख रहा है लगभग 20 टेक्टोनिक प्लेटों में खंडित हैं। और यह प्लेटें लगभग 1 से 15 सेंटीमीटर, कितना, 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक क्या होती हैं, यह प्रति वर्ष की दर से लगातार गति करती रहती हैं। यह प्रतिवर्ष जो गतिमान है, प्रतिवर्ष 1 से 15 सेंटीमीटर तक क्या करती हैं, लगातार गति करती रहती हैं। आइए देखते हैं इनके कारण कैसे पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन उसको देखने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जो कि आसपास की भूमि से अधिक ऊंची उठी होती हैं।
लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और 8000 मीटर से भी ऊंचे पर्वतों के नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसके नाम क्या क्या हैं। तो कुछ यहाँ पे फिगर में कुछ इस प्रकार शब्दों या फिर जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं, स्थल रूप है पृथ्वी पर, उसको कवर किया है, जो कि इस टॉपिक में इस चैप्टर में कवर किया गया है। जैसे यहाँ पे आपको पर्वत दिख रहा होगा और यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला क्या होती है? ढेर सारे पर्वतों के समूह होते हैं, इसको हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। पठार क्या होता है? पठार जो हमारा पर्वत है, पर्वत का शीर्ष भाग होता है, लेकिन यह पठार जो होता है उठा तो होता है, लेकिन इसका शीर्ष भाग मतलब श्रृंखला के नुमा नहीं होता है, बल्कि ये सपाट होता है। यहाँ पे आपको झील दिखाई दे रही होगी, सहायक नदी और नदी। सहायक नदी और नदी में अंतर क्या होता है? नदी एक मान लेते हैं कोई विशेष नदी या फिर प्रमुख नदी आ रही है, इनमें से छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें जाके मिल जा रही हैं, इसको बोलते हैं हम, इस वाली प्रमुख नदी की सहायक नदी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वितरिका दिखा है और यहाँ पे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जब हमारी ये नदी जो आ रही है जाके समुद्र में जब गिरती है तो अपने साथ जो है अवसादों को भी लेकर चलती है, और अवसादों को ले जाके महासागरों में ले जाके किनारे वाले भाग पे जमा कर देती है यहाँ पे। तो इसी वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नदी मुहाना। यहाँ पे घाटी है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच जो धंसा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं घाटी। उसके बाद यहाँ पे पहाड़ी हुई है। पहाड़ी और पर्वत में अंतर क्या है? पर्वत का जो खड़ी ढाल होती है, लेकिन पहाड़ियों का जो ढाल होता है मतलब खड़ी ढाल से थोड़ा सा समतल की तरफ दिखाई देता है, मतलब कि कुछ इस प्रकार ऐसे। और पर्वत जो होता है वो उसकी ढाल जो खड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैदान। यहाँ पे स्थल संधि। स्थल संधि क्या होती है? कि दो भूखंडों को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे प्रायद्वीप दिख रहा होगा, जो कि तीन ओर समुद्र जल से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। यहाँ पे तट दिख रहा है, जो कि समुद्र तट जो है स्थल खंड के किनारे वाला क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं? तट कहते हैं। और जल संधि जो कि दो भूखंडों को एक मतलब जल का स्रोत जो है उसको अलग करता है, उसको बोलते हैं जल संधि। और द्वीप क्या होता है? द्वीप जो होता है चारों तरफ जल से घिरा होता है, उसको बोलते हैं द्वीप। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे पर्वत के बारे में बताया, इसके प्रकार क्या होते हैं इसको बताया है, क्या होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इस सब को बताया है। तो आइए हम समझते हैं अलग से क्या है पर्वत, कैसे निर्माण होता है इसका। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी प्लेटें होती हैं उनमें कुछ 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक अभिसरण होता है, एक अपसरण होता है, एक सीमांत गति होती है। ठीक है, तो सीमांत गति का हमें यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो 2 प्रकार की गतियाँ आपको समझनी चाहिए, जो कि आपको पर्वतों के निर्माण में समझने के लिए आवश्यक हो जाती हैं। तो पहला है अभिसरण। ठीक है, अभिसरण। 1 मिनट हम एक साफ पेज लेते हैं। आप वैसे जानते होंगे कि हमारा जो स्थल मंडल है, यहाँ पे स्थल मंडल इसकी परतें कितनी होती हैं? 8 से 80 किलोमीटर मोटाई इसकी होती है, मैंने आपको बताया। यह क्या है? खंडों में विभाजित है। ठीक है, ये मान लेते ये 2 खंड है। ठीक है, और यह इसके नीचे क्या आपको पता ही होगा, स्थल मंडल के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो कि यहाँ पे पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है, तरल अवस्था में है, आपको इस तरह दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये स्थल खंड आपको दिख रहा होगा, इनमें ये स्थल खंड आपस की ओर मतलब एक दूसरे की ओर आते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? अभिसरण होता है। अभिसरण होने के कारण क्या होती है? एक पर्वतें जो है जो स्थल खंड होती हैं एक दूसरे की तरफ आती हैं और एक दूसरे टकराती हैं। टकराने के कारण ये भाग जो होता है ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ठीक है, एक भाग ऊपर की तरफ उड़ जाता है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि ये हमारी जो ये वाला पहला वाला जो है, ये भाग कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा आपको, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और ये वाला भाग जो है नीचे की तरफ दबेगा, तो ये वाला जो क्या है, ये भाग ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा? ये पर्वत का निर्माण होगा। लेकिन इसके बीच आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हल्का सा क्षेत्र जो कि नीचे की तरफ दबा हुआ है, इसको बोलते हैं घाटी, इसको बोलते हैं घाटी। और जो उठा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पर्वत। ठीक है,
यानी कि जो दो खंड होते हैं, स्थल मंडल के जो है दो खंड होते हैं, आपस में अभिसरण करते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होते हैं, टकराते क्यों हैं? क्योंकि अब हमारे जो यहाँ पे स्थल मंडल और गतिमान इस कारण टकराते हैं, एक दूसरे की तरफ आएंगे, टकराएंगे और ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। उठे हुए भाग को कहते हैं पर्वत और नीचे धंसे हुए भाग को कहते हैं घाटी। ठीक है, इस प्रकार हमारे हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, जो हमारा नीचे वाला भाग था, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला भाग था और भारत का भाग था, खंड था, और जाके यह खंड यूरेशिया वाले भाग से टकराने के कारण यह जाके ऊपर की तरफ उठ गए, जिसके कारण हमारे हिमालय का निर्माण होगा, हिमालय पर्वत का। ठीक है, अब मान लेते हैं यह तो रहा समतल वाले भाग में। अगर यही घटना आपको समुद्र तल के नीचे कोई परत जो है, समुद्र तल के नीचे भी परत है ना, तो अगर यह नीचे वाली परत टकराती हैं तो क्या बनता है, क्या होता है वहाँ पे घटना आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा यह स्थल खंड है। ठीक है, इसके ऊपर जल है, समुद्री जल है। ठीक है, इस समुद्र के नीचे वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये स्थल वाला। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा मेंटल, जो कि पिघली हुई अवस्था में है। क्या है, मेंटल। ठीक है, मेंटल है। जब इनमें अभिसरण होता है, जो अभिसरण होता है यानी कि चट्टानें एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो क्या होता है, तो एक जो परत होती है, ये वाली परत, मान लेते हैं कि जो अधिक घनत्व वाली परत होती है वे नीचे की तरफ दबती हैं, जो कम वाली परत, जो कम घनत्व की परत होती है ऊपर की तरफ, वहाँ पे वो नीचे की तरफ नहीं जाती हैं। कुछ इस प्रकार देखिए, जैसे ये हमारी परत है, स्थलखंड है, ये वाला दूसरा स्थलखंड है। ठीक है, अब ये जो इसका घनत्व मान लेते हैं अधिक है पहले वाले घनत्व का, ये घनत्व क्या हो गया, ये जो स्थलखंड है ये नीचे की तरफ दबेगा और ये इस प्रकार कुछ हो जाएगा। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ दबा तो आपको अभी हमने बताया कि नीचे जो यहाँ पे मेंटल है, मेंटल यानी कि गर्म वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है अत्यधिक गर्म है। गर्म होने के कारण जब यह हमारा स्थलखंड आएगा तो यह भी पिघल जाएगा। क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघल कर यह मैग्मा का रूप ले लेगा। वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्मा होता है हल्का होता है, हल्का होने का गुण क्या होता है, यह ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, जब यह ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ पे हमने समुद्र को दर्शाया था, समुद्री जल को। जब यह ऊपर की तरफ उठा, कुछ इस प्रकार मैग्मा निकला। मैग्मा तो निकला, लेकिन यह हमारा क्या है, सागरीय क्षेत्र है। कुछ इस प्रकार जब उठा तो हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है, ये जब ऐसे ऊपर जाएगा तो इसका कुछ भाग हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसके चारों तरफ तो हमें समुद्री जल दिख रहा है, परंतु कुछ स्थल भाग दिखाई देने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप। इसी प्रकार द्वीपों का निर्माण होता है। चारों तरफ तो जल से घिरा हुआ है और बीच में आपको यह स्थलखंड दिख रहा होगा, जो हमारा द्वीप का नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, इस प्रकार द्वीपों का निर्माण हुआ। अगर यही अभिसरण की घटना, इसमें अंतर क्या है, अभिसरण की जो घटना होती है अगर पृथ्वी के ऊपरी भाग पर होती है तो वहाँ पे हमें पर्वतों का निर्माण दिखाई देता है। किसका, पर्वतों का निर्माण दिखाई देता है। अगर यही घटना हमें समुद्रों में दिखाई देती है तो यहाँ पे हमें वहाँ पे हमें द्वीप का निर्माण दिखाई देता है। क्या होता है, द्वीप बनता है। अगर यही घटना पृथ्वी पर होती है तो वहाँ पे पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है, पर्वत का निर्माण। अब हम देखते हैं इसके आगे, क्या इसके अलावा भी कोई और घटना है जिसके कारण हमें पर्वतों का निर्माण दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हमने तो अभिसरण के बारे में बात कर ली, लेकिन अभी अपसरण के बारे में अभी बात करना है। मान लेते हैं हमारा स्थलखंड है, कुछ इस प्रकार दो स्थलखंड हैं। अब यह हमने तो बताया कि इसके पहले जो फिगर में बताया कि दोनों जो स्थलखंड है आपस की तरफ आ रही है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम माने कि ये दोनों जो खंड हैं ये दूर जा रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे हमारा क्या है, मेंटल है। जब दूर जा रही होंगी तो इसमें तनाव आएगा, यानी कि आप खाली स्थान होगा तो यहाँ पे जो मैग्मा होता है, मैग्मा जो है बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैग्मा ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है,
कुछ इस प्रकार आएगा और जमा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार क्या होगा, निर्माण हो जाएगा पर्वतों का। तो यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत का कुछ निर्माण आपको एग्जाम्पल के रूप में दिख जाएगा, यानी कि जो हम अपने भारत में ही दिख जाएगा। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, वहाँ पे बैरन द्वीप आपको दिखाई देता होगा, जो कि एक्टिव वोल्केनो है, जिसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। वहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी होती है, वहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी फूटती रहती है, जिस कारण वहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बुक के माध्यम से क्या कहता है पर्वतों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का जो शिखर होता है छोटा, आधार चौड़ा होता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, आधार चौड़ा होता है, यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत अधिक ऊंचा होता है। कुछ जो पहाड़ होते हैं बादलों से भी ऊंचे दिखाई देते हैं। जैसा कि आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जो हमारी जो जलवायु होती है वहाँ की ठंडी होती जाती है, और इस कारण वहाँ पे जो बर्फ़ें जमने लगती हैं, आपने देखा होगा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसा कि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बर्फ़ें जमने लगती हैं, यहाँ पे कुछ पर्वतों पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इनको क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं। ठीक है, जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो कि समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं, और जो पृथ्वी के ऊपर पर्वत दिखाई देते हैं वह तो सबने देखा है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ पे निवास लोगों का बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जलवायु अच्छी नहीं है, मानव अनुकूल नहीं होती है। वहाँ का धरातल जो होता है खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। वहाँ पे कृषि करने लायक नहीं होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, जो कि मैंने आपको फिगर में दिखाया। यहाँ पे देखिए वलित पर्वत का निर्माण दिखाया है आपको। मान लेते हैं कि आपको वलित पर्वत अगर इस तरह नहीं समझ में आया जो हमने समझा है, मान लेते हैं एक कागज़ लीजिए इस प्रकार स्ट्रेट। ठीक है, दोनों तरफ से दबाइए, इसको दबाने के कारण क्या होगा, बीच वाला पोर्शन ऐसे उठ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होगा, कुछ इसी प्रकार। वहाँ पे 2 खंड लेके हमने बताया, अगर एक खंड में आपको देखना होगा एक ही परत पर कैसे, एक ही भूखंड पे कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, बोल रहा है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे कि हिमालय, यहाँ पे हिमालय पे भी देख सकते हैं आपके कई पर्वत श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिल जाती हैं। आल्प्स होता है, आल्प्स, एंडीज, फिर एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी। आल्प्स जो है हमारा क्या है, यूरोप में है। हिमालय जो है भारत देश में है। एंडीज क्या है, साउथ अमेरिका में है। और राकीस पर्वत जो है हमारा देखने को मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इन पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, और पर्वत को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। इसके 3 प्रकार हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। लेकिन इसके अलावा भी आपको कई पर्वत देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अवशिष्ट पर्वत भी इसका एक इसका प्रकार होता है। और इसके अलावा एक गुंबदाकार पर्वत भी होता है। ठीक है, आइए अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। कुछ यहाँ पे फैक्ट लिखा है, बोल रहा है कि प्रशांत महासागर में स्थित मौनकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंची है। यहाँ पे बोल रहा है हवाई द्वीप कहाँ पे है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे पार्ट है ना, यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिख जाएगा, यहाँ पे हवाई द्वीप आपको इसका प्लेस दिख जाएगा, लोकेशन यहीं पे इसके बात बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत बता दिए हैं। बोला है हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जो है वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा जो शिखर होता है शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार का आकार कुछ ऐसे प्रकार होता है, शंख ऐसे होता है ना, कुछ इस प्रकार इनका आकार होता है। भारत की जो अरावली है श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। वलित पर्वत जो हमारी अरावली है यह भी वलित पर्वत है, लेकिन यह सबसे पुरानी हो गई है। ठीक है, जो कि हम इसका अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण के रूप में भी हम देखते हैं।
अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। इनको पुराने वलित पर्वत कहते हैं। कहने का इसका आशय क्या है, हम आपको साधारण भाषा में बताते हैं। मान लेते हैं वलित पर्वत क्या होता है। वलित पर्वत जो होते हैं प्लेटों के अभिसरण से बनते हैं, जो कि अभिसरण मैंने आपको फिगर में बताया। कुछ इस प्रकार दो खंड आपस में आके टकराएंगे, टकराने के कारण यह ऊपर उठेंगे। ऊपर उठने वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। और इन पर्वत को क्या बोलते हैं, इसको वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वलित क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वलन के कारण उत्पन्न होते हैं। इनको इस कारण हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत। इसका दूसरा नाम होता है मोड़दार पर्वत। क्यों, क्योंकि इनमें मोड़े पड़ जाती है। मान लेते हैं एक खंड है, इनमें अगर हम दो तरफ से इसको दोनों तरफ से इसको उठाएं, मतलब अंदर की तरफ प्रेस करें, तो यह बीच वाला भाग ऊपर उठ जाएगा। इस कारण हम क्या बोलते हैं, इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है तो जो बिल्कुल है, जैसे कि आपको हमारा हिमालय दिख जाएगा। हिमालय अब आपको नॉर्थ अमेरिका में दिख जाएगा रॉकीज पर्वत, और साउथ अमेरिका में दिख जाएगा एंडीज पर्वत। उसके बाद यूरोप में आपको दिख जाएगा आल्प्स पर्वत। ठीक है, और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता रहे हैं हम आपको, ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा वलित पर्वत है, कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है और इसका लोकेशन क्या है। ये जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत जो होता है पृथ्वी की सतह पर जो ठोस होकर ज्वालामुखी लावा जब बन जाती है, उसके कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि मेंटल है, मेंटल से जब यहाँ पे दो पर्वतें हैं, दोनों यहाँ पे अपसरण हो रहा है, यानी कि दोनों पर्वत जो स्थल खंड है दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी फूटता है। ये ठंडा होकर क्या बनता है, लावा। इससे क्या है, यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जो हमारा अंडमान निकोबार है, वहाँ का बैरन द्वीप, और जापान का फ्यूजियामा, और अफ्रीका का किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है पर्वत है, इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत होता क्या है कि मान लेते हैं जो हमारा कोई पर्वत है, यह वलित पर्वत के अंतर्गत ही आता है। तो जैसे कि वह अवशिष्ट पर्वत होता क्या है, जो हमारा मान लेते हैं हमारा पर्वत निर्माण है, बाहरी क्या होता है, बाहरी कारकों के कारण, बाह्य जनित जो बल होते हैं उनके कारण। बाह्य जनित बल के अंतर्गत क्या आता है, मान लेते बहती हुई नदी। ठीक है, नदी, और दूसरा होता है पवन, और तीसरा हम देख सकते हैं हिमानी। इन्हीं बाह्य कारकों के कारण ये क्या होता है, इनमें अपक्षय अपरदन की क्रिया देखने को मिलती है। अपरदन की क्रिया होती है, उसके कारण क्या होगा, अपक्षय अपरदन के कारण क्या होगा, इनका जो ऊपरी सतह है यह यहाँ पे अपरदन होगा तो यह नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं, मतलब कि इनमें कटाव होता है। कटाव होने के कारण इनकी जो ऊंचाई होती है घट जाती है। इनके इसी कारण क्या बोलते हैं, इसको हम वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत का जो आपको अरावली पर्वत है, कौन सा, अरावली, यह क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा जो कि नॉर्थ अमेरिका में, मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको इस वाले प्लेस पे दिख जाएगा अपलेशियन पर्वत। यह भी हमारी अवशिष्ट अरावली पर्वत की तरह ही है। अभी हमने आपको इस अवशिष्ट पर्वत निर्माण के बारे में बताते समय हमने दो शब्द का यूज किया, एक होता है अपक्षय, एक होता है अपरदन। ये होता क्या है, यानी कि जब कोई पिंड, मतलब कि कोई भी चट्टान होती है, जब कटती है, जो कटने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपक्षय, लेकिन कट कर दूर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपरदन। ठीक है, अपने जगह पे कटने की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय, और काट कर दूर ले जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपरदन। और उसके बाद हम निक्षेपण क्या कहते हैं, जब यह दूर ले जाके जिस स्थान पे निक्षेपित करती है, मतलब इकट्ठा करती है, इस वाले भाग को कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसकी मुख्य परीक्षा में
2022 की मुख्य परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा था कि पर्वतों का संरेखण किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है। यानी कि जो पर्वतों का संरेखण है, उनकी स्थिति है, वह किस प्रकार हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारा पर्वत है, इनका हमारे जलवायु में भी योगदान है क्या? तो जी बिल्कुल है। तो आइए देखते हैं इनका लाभदायक किस प्रकार होते हैं यह पर्वत। पर्वत जल के संग्रहग्राह होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली का उत्पादन में किया जाता है। यानी कि पर्वतों की ऊंचाई से जब जल गिरता है तो वहाँ पे हम बिजली के निर्माण के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। पर्वतों के अलग अलग प्रकारों की वनस्पतियाँ, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जो कि वनों में हमें ईंधन या चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रीजन इत्यादि की प्राप्ति होती है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे पर्वतों के संरेखण से किस प्रकार हमें जलवायु में प्रभावित करता है, तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा यह नॉर्थ अमेरिका का जो पोर्शन दिख रहा होगा, रॉकीज़ है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यह साउथ अमेरिका का पोर्शन। यहाँ पे एंडीज़ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसकी स्थिति है, लोकेशन है। मान लेते हैं इसकी जो श्रृंखला है, एंडीज़ पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है, एंडीज़ पर्वत की श्रृंखला है और इस प्रकार स्थित है। यहाँ से जब हवाएं चलती हैं इस स्थल भूभाग की तरफ, तो यहाँ पे अपने साथ नमी को लेकर आती हैं। जब नमी को लेकर आती हैं तो यह यहाँ पे पर्वत दिख रहा होगा, पर्वत की ऊंचाई के साथ यह ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और यहाँ पे बादलों का निर्माण करती हैं, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा होती है। और इस वाले भाग में आपको वर्षा की कमी दिखाई देखने को मिलती है। तो यह किस प्रकार यह हमें वर्षा के रूप में सहायक हो जाती हैं। यानी कि पर्वतों का होना, यानी कि वहाँ पे वर्षा का होना पाया जाएगा। अगर यही जो हमारी पर्वत श्रृंखला है कुछ इस प्रकार होगी, सीधे नाव के कुछ इस प्रकार होंगे, तो यहाँ पे ऊंचाई कमी होने के कारण क्या होगी, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वर्षा का अभाव हो जाएगा। कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ज्वालामुखी फूटने की जो प्रक्रिया दिखाई हुई है, किस प्रकार फूटती है। मान लेते हैं जो हमारा यहाँ पे दिया मेंटल दिया है और यह ऊपर की तरफ फूटती हैं, तो इसमें से क्या बोलता है, ज्वालामुखी राख और भाप यानी कि जलवाष्प और गैस, जो कि गैस विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हुई देखने को आपको मिलती हैं। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था कि ज्वालामुखी फूटते समय, यानी कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उनमें से क्या क्या निकलता है, यह प्रीलिम्स में पूछ लिया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है पठार। पठार क्या होता है? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। यानी कि यह पर्वत की तरह आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो शीर्ष भाग है सपाट की तरह देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं पठार। किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई लगभग कुछ सौ मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक आपको देखने को मिल जाती हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। यानी कि आपको बताया ना हमने कि अवशिष्ट पर्वत होता है, तो इस प्रकार जो हमारा पठार है यह भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक समझा जाता है या फिर माना जाता है। केन्या, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। उसके बाद बोल रहा है तिब्बत का पठार जो है तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार। ये पॉइंट आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। जिसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। पठार के उपयोग क्या होते हैं? तो पठार के बहुत उपयोग हैं। यहाँ पे खनिज जो होते हैं बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र जो होते हैं पठारी भागों में होते हैं। जैसे कि अफ्रीका का पठार हो गया, यहाँ पे सोना और हीरे की
अधिकता पाई जाती है, इसके कारण यह प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ झारखंड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लोहा, कोयला और मैग्नीज जो होते हैं बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में जल प्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ होती हैं अधिक ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार जो होता है, पठार पे यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत में जो छोटा नागपुर है इस पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। क्या नाम है? जोग जलप्रपात। इस प्रकार जलप्रपातों के उदाहरण हैं लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो हमारी ज्वालामुखी फूटती है उसमें से जो वहाँ पे काली मिट्टी का वहाँ पे निर्माण होता है जो कि उपजाऊ होता है। ठीक है, वहाँ पे कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। किसमें? काली मिट्टी में। ठीक है, एवं खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षित होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मैदान। लेकिन इसके पहले हमने आपको पर्वतों के बारे में बताया है जो कि उनमें कई प्रकारों के बारे में बताया, लेकिन एक वहाँ पे मिस हो गया जिसका नाम है ब्रह्मोत्तर पर्वत, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक पर्वत। यह होता क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। मान लेते हैं हमारा कोर है, यहाँ पे मेंटल है। ठीक है, मेंटल के ऊपर कुछ आपको ये स्थल खंड दिख रहे होंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा कि कुछ यहाँ पे संवहनी धाराएं आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो हमारा मेंटल है, यहाँ पे जो मेंटल का जो तरल वाला क्षेत्र है कुछ इस प्रकार गर्म होते हैं और यह हल्के होते हैं। जो लावा होता है हल्का होता है, यह ऊपर की तरफ उठता है। इस प्रकार कुछ ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे पर्वत, यहाँ पे यह इधर पर्वत से टकराएगा, यानी कि जो हमारा पर्वत बोल रहे हैं, जो स्थल खंड होता है इससे टकराएगा और इस साइड मुड़ जाएगा। ठीक है, और कुछ इसी प्रकार यहाँ से दूसरी संवहन धाराएँ आपको देखने को मिलेंगी। यह जाके यहाँ से टकरा के दूसरी साइड में मुड़ जाएंगे और यह मुड़ने के कारण एक दूसरे से यहाँ पे दूर जा रही हैं। आपको दिख रहा होगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जाने के कारण यहाँ पे अपसरण का गुण देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। अपसरण यानी कि दूर जा रही हैं, जिनमें भ्रंशन की प्रक्रिया से भ्रंश घाटी व ब्रह्मोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, मान लेते कोई यहाँ पे खंड लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे मेंटल है, मेंटल से संवहन धाराएँ आई और यह इधर की तरफ मुड़ गई और यह नीचे से ऐसे आई और इधर की तरफ मुड़ गई, यानी कि यह जो बीच वाला भाग है यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये जो बीच वाला भाग है इनमें क्या होगा? तनाव हो जाएगा। तनाव लगेगा कि नहीं? तनाव लगेगा, जिस कारण ये एक दूसरे से दूर जा रही है। तनाव लगेगा तो ये टूट जाएंगे, इनमें खंडन हो जाएगा। खंडन होने के कारण जो होता है हमारा ये नीचे वाला भाग होता है ये नीचे की तरफ धंस जाएगा कुछ इस प्रकार। आप यहाँ पे देखिए ऐसे। देखिए यहाँ पे कौन सा है? यह ए वाला पार्ट इधर चला गया, बी वाला इधर, और नीचे वाला जो बी वाला भाग इधर है, सी वाला यहाँ पे, ए वाला यहाँ पे। बी वाला पोर्शन क्या हुआ? नीचे की तरफ धंस गया, जिसके कारण यह हमें दिख रहा है यह ब्रह्मोत्तर पर्वत का निर्माण हो गया। जो है इसको बोलते हैं ब्रह्मोत्तर पर्वत या फिर ब्लैक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला धंसा हुआ पार्ट आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, इसको घाटी बोलते हैं। और यह रिफ्ट वैली जो अफ्रीका में आपको देखने को इसका उदाहरण मिल जाएगा। तो ये पार्ट हमारा छूट गया था जिसको हमने समझ लिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मैदान है, ये वाला टॉपिक। मैदान जो हमारा समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, वे समांतर माध्य समुद्री तल से लगभग 200 मीटर से भी अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, 200 मीटर से नीचे ही होते हैं। कुछ मैदान जो होते हैं काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं।
अधिकांश जो मैदान होते हैं नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, नदियाँ जो है पर्वतों के ढालों से निकलती हैं तो वहाँ अपरदित कर देती हैं किसको, पर्वतों को। मान लेते हैं कोई हमारा पर्वत है, ये यहाँ से नदियाँ निकली, ये अपने साथ इसको पर्वतों को अपरदित करते हुए चली आई। जब अपरदित करती हैं तो ये अपने साथ क्या अवसादों को लेकर आती हैं। अवसाद के रूप में क्या होगा, चट्टान होंगे, बालू होंगे, सिल्ट होंगे, इन सब को लेकर आती हैं और बाद में ले जाके कहीं दूर जहाँ पे इनकी गति जो नदी की गति होती है कम हो जाती है तो ले जाके उसको वहीं पे निक्षेपित कर देती हैं। ऐसी घटनाएं बार बार आपको देखने को मिल जाएगी और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मैदान का निर्माण हो गया है, समतल मैदान का। तो इसी प्रकार मैदानों का निर्माण होता है। उसके बाद बोलते हैं मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यानी कि जो हमारी नदी है वह जो पर्वतों को काट के लेकर आई, वहाँ पे आपको उपजाऊ जो मिट्टी होती है वह भी साथ में आती हैं और इस कारण वहाँ पे जो निर्माण होता है मैदानों का उससे वहाँ पे उपजाऊ मैदान देखने को मिलता है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे समतलीय एरिया होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यहाँ पे संसाधनों का निर्माण होगा, कृषि भी यहाँ पे अधिक होगी। यहाँ इसी कारण यहाँ पे लोगों के रहने के लिए अनुकूल जलवायु मिल जाती है। इस कारण यहाँ पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जैसे एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत के गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान, आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने, खेती करने के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पे अच्छी खेती और काफ़ी बड़े मात्रा में खेती की जाती है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पे गंगा का मैदान यानी कि आपको यूपी वाले क्षेत्र दिख जाएगा, बिहार में से होकर गुजरती हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, अपना जल क्या है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानों क्षेत्रों का जो जीवन होता है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें जो होती हैं फसलों को उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीका में कुछ अंतर होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तूफान, बाढ़ बहुत ही विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए करनी चाहिए जिससे कि खतरों को कम किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे यह बताया कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि जो उपजाऊ भूमि होता है उसका अच्छे से प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ पे उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पे लोग मकानों का निर्माण कर देते हैं और जो खेती करने लायक नहीं होती है वहाँ पे जाके खेती करते हैं, जिस कारण उनको बहुत हानि भी देखने को मिलती है। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो साफ़ नदियाँ उसमें ले जाके कूड़ा करकट गिराते हैं या फिर फैक्ट्रियों का जो प्रदूषित कुछ कूड़ा करकट होते ले जाकर उसी में गिरा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो नदियाँ होती हैं या फिर नदियों का जो स्रोत होता है अधिक प्रदूषित हो जाता है। जो कि गंगा आपको एक दिख जाएगी जिसको हिंदू का एक पवित्र नदी माना जाता है और ये आज के समय में पवित्र नाम ही रह गया है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो यहाँ पे नदियाँ अधिक बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे फिगर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब अभ्यास का कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया है, जैसे भारत जो प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं इसको बताना है। पर्वत एवं पठार में अंतर क्या है यह बता ही सकते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं यह भी आप बता सकते हैं। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं यह भी हमने आपको बताया, इसको भी देख लीजिएगा।
मैदानों का निर्माण क्या होता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना होता है मैदान। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जलवायु होती है विषम होती है। आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद आता है मल्टीपल क्वेश्चन। बोल रहा है कि पर्वत पठारों में भिन्न होते हैं, कैसे भिन्न होते हैं? तो यहाँ पे ढाल से नहीं, ढाल से तो पर्वत जो श्रृंखला होती है, सॉरी, पर्वत और पहाड़ी में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऊंचाई के हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, हमारा इसका अंतर देखने को मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अभिमुखता होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर यही है ना कि जो हमारा पर्वत होता है, यह गलत है। जो पर्वत होता है इसकी ऊंचाई जो श्रृंखला होती है, शीर्ष भाग होता है, शिखर होता है, लेकिन जो हमारा पठार होता है, पठार में शीर्ष भाग नहीं होता है, यह क्या होता है, सपाट होता है। तो यहाँ पे दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है? तो भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ पे बहती है? तो चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की पूछा है तो आल्प्स हो गया। एंडीज जो है कि नॉर्थ साउथ अमेरिका में है, रॉकीज जो नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद रिक्त स्थान दिया है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं आपको बताना है। यहाँ पे हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों का उदाहरण आपको बताना है। किसका उदाहरण है? तो आपको दिख जाएगा वलित पर्वत का उदाहरण है। फिर उसके बाद पूछा है या खाली स्थान दिया है, क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, कहाँ पे होती है? पठारों में होती है। यहाँ पे फिर खाली स्थान दिया है, पर्वतों का क्रम एक है, क्या है उसको बताना है। फिर उसके बाद दिया है कि क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र होते हैं, क्या यहाँ पे क्या होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को मत छोड़ा कीजिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। आगे के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।